Good morning, all of you. Once again, welcome to 7th class video lecture. Today, I am going to take your chapter number 4 from history. Title is Delhi Sultanate 1206 to 1526 AD. The 1200 AD 1206 to 1526 को हिस्ट्री में पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत कहलाता है. As many as 5 ruling dynasties dominated the scene during this period. तो इसमें हम 5 रूलिंग डायनेसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसने डोमिनेट किया था सल्तनत पीरियड को. They were those of slave, the खिलजीज, the तुगलक, the सैयद and the लोदीज. उनके नाम यहाँ बता रखे हैं, अभी हमने बताया आपको. स्लेव, द खिलजीज, द तुगलक, द सैयद, द लोदीज, इनके बारे में पढ़ेंगे हम. AD 1206 में मोहम्मद गौरी का मर्डर हो गया था. उसके बाद में उनके स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक जो मिलिट्री जनरल थे उनको उनकी राजगद्दी मिली थी और यहाँ से स्लेव डायनेसिटी का रूल शासन चालू हुआ था और ये दिल्ली सल्तनत पे राज किया था उन्होंने. जैसा इसमें बता रखा है कि एज रिगार्ड द सल्तनत पीरियड 1206 टू 1526, 1206 AD से 1526 AD तक सल्तनत पीरियड था. और इसको हम जब हम कैसे बताएं कि कैसे था, तो उसका सोर्सेस है हमारे पास में जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस, जिसके अंदर आते हैं वेरियस कोर्ट क्रॉनिकल्स, ट्रैवलर्स अकाउंट एंड हिस्टोरिक बिल्डिंग कम टू आवर हेल्प. इन सब चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है कि दिल्ली सल्तनत पे किन किन का शासन था. जैसे वेरियस कोर्ट क्रॉनिकल्स यानी रिकॉर्ड्स हैं उनके पास में, ट्रैवलर अकाउंट यानी जो यहाँ पर घूमने के लिए आए उनके रिकॉर्ड्स हैं, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग से हमें जानकारी मिलती है. कोर्ट क्रॉनिकल का मतलब है हिस्टोरीज और तारीख रिटन बाय कोर्ट क्रॉनिकलर्स ऑफ वेरियस दिल्ली सुल्तान्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स अबाउट दीज टाइम्स. तो कोर्ट में जैसे दरबार में बहुत सारे राइटर्स रहते थे, वो सुल्तान्स के बारे में लिखते थे. तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं. जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, अमंग देम अमीर खुसरू, तुगलक नामा, तारिक अलाई, जियाउद्दीन बरानी, तारिक फिरोज शाही, फुतुहत आई फिरोज शाह बाय द सुल्तान हिमसेल्फ, फिरोज शाही या बिन अहमद, तारिक मुबारक शाही, मगजराई आई अफगान बाय नियामुतल्लाह थ्रो अ ग्रेट डील ऑफ लाइट ऑन द पर्सनैलिटी एंड मेन इवेंट्स ऑफ द डिफरेंट दिल्ली सुल्तान्स. ये सारी बुक्स हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, इनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवलर अकाउंट्स, यानी फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पर आए थे इस पीरियड में, उन्होंने भी अपने अपनी डायरी में लिखा है. Many foreign travelers who visited India during this period, 1206-1526, also throw light on the personality and design of the different sultan. Among them, the name of Ibn Battuta, Marco Polo, and Nikita Afnasi are well known. तो ये नाम है, इनसे इनके रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलता है. ये कुतुब मीनार की बिल्डिंग का पोज है. नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा बिल्डिंग के ऊपर है. हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड लाइक कुतुब मीनार, कुतुब कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, टॉम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद, हौज खास, फिरोज शाह कोटला, लोधी टॉम एक्सेट्रा themselves speak of the artist taste of different sultans. तो बिल्डिंग्स उस समय के पीरियड के बारे में बताती हैं, तो हमें उसको याद करके हम उन राजाओं के बारे में जानकारी लेते हैं. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो स्लेव डायनेसिटी. नेक्स्ट टॉपिक हमने स्लेव डायनेसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, और स्लेव डायनेसिटी किसने स्टैब्लिश करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 AD में, और ये नोन एज द फाउंडर ऑफ स्लेव और ममलुक डायनेसिटी, जिसे ममलुक कहते हैं और स्लेव डायनेसिटी कहते हैं. एक्सेप्ट कुतुबुद्दीन ऑल अदर सुल्तान ऑफ दिस डायनेसिटी बिलोंग टू द इल्लबरी ट्राइब ऑफ तुर्क. कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा दूसरे जो भी राजा थे इसके, ये सारे इल्बरी ट्राइब्स के जो कि तुर्क है उससे बिलोंग करते हैं. तुर्किश नोबल्स हाउएवर डिड नॉट लाइक द लीडरशिप ऑफ द स्लेव रूलर. तुर्किश नोबल्स को
ये अच्छा नहीं लगता था कि वो गुलाम राजा के बातों को माने, उनका शासन चलाएं। दे पुट मैनी हर्डल्स, उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके बीच में डाले, लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने सक्सेसफुली सबको हैंडल किया। उन्होंने अंदर की प्रॉब्लम्स को और बाहर की प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। ही सेटअप एन इंडिपेंडेंट किंगडम विद इट्स हेडक्वार्टर एट लाहौर, उन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम सेटअप किया और लाहौर को हेडक्वार्टर बनाया। फ्रॉम हियर बिगन द स्लेव रूल, वहाँ से उन्होंने स्लेव रूल को आगे बढ़ाया। कुतुबुद्दीन नाउ वांटेड टू कंसोलिडेट हिज रूल, कुतुबुद्दीन अब अपने शासन को आगे बढ़ाना चाहते थे। द इम्पैक्ट ऑफ तुर्किश इन्वेशन वॉज फेल्ट इन द गंगा प्लेन, इसका असर गंगा प्लेन में पड़ा, उन्होंने वहाँ पर अपना राज्य फैलाया। बख्तियार खलजी रेडेड एंड प्लंडर्ड द एरियाज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बख्तियार खलजी इन्होंने ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अटैक किया, वहाँ पर काफ़ी लूटपाट करी, बिहार बंगाल इन सब में। कुतुबुद्दीन died in AD 1210 when he fell from the horse while playing चौगान और पोलो at Lahore and was laid to rest there। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी क्योंकि ये इनको 1210 में, और ये हॉर्स पे पोलो गेम जो खेलते हैं वो खेलते खेलते गिर गए थे। कुतुबुद्दीन वॉज जेनरस रूलर, कुतुबुद्दीन बहुत अच्छा शासक था। ही इज ऑल्सो नोन एज लक्ष्बक और गिवर ऑफ लैक, लक्सबर्ग, ये इनका नाम फेमस हुआ था। तो पैराग्राफ में 2.5 दिन का झोपड़ा बताया जो आपके अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, मोहम्मद गौरी ने बनाया था इसे, और ये 2.5 days में बना दिया गया था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं इसे, और ये बहुत मास्टरपीस है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट टॉपिक है इल्तुतमिश, जो 1211 से 1236 सीडी तक उन्होंने शासन किया था। इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, बट ही सून रोज टू हाई पोजीशन बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, और वो जल्दी से अपनी पोजीशन उन्होंने गेन कर ली थी क्योंकि उनके पास में एबिलिटी थी। सुल्तान मैरिड हिज डॉटर टू हिम, और इस वजह से सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी उनसे की थी। आफ्टर ग्रेट डिफिकल्टीज इल्तुतमिश वॉन द थ्रोन बट हिज टास्क वॉज स्टिल डिफिकल्ट वन, बहुत ही डिफिकल्टी से उन्होंने इल्तुतमिश ने अपनी इस राजगद्दी को हासिल किया था, लेकिन उनके पास में डिफिकल्टीज हमेशा रही। इल्तुतमिश वॉज हाउएवर अ वाइस रूलर, इल्तुतमिश एक बहुत अच्छे राजा थे। ही प्लेज्ड हिज तुर्किश नोबल्स बाय अलाउड दैम ग्रांट ऑफ जागीर, उन्होंने तुर्किश नोबल्स को जागीर दे करके उनको खुश रखा। ही सरप्राइज द रिवॉल्ट ऑफ स्टर्नबर्न अमीर्स, उन्होंने स्टर्नबर्न अमीर्स के जो रिवॉल्ट थे उसको दबाया। ही रिकॉग्नाइज द नोबिलिटी इनटू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ 40 और 40, वो रिकॉग्नाइज होते थे नोबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ 40 और 40 के रूप में, आल्सो कॉल्ड तुर्कानी चलगानी। ही वॉन द सिंपैथी ऑफ मुस्लिम बाय गेटिंग हिज क्लेम टू द थ्रोन अप्रूव्ड बाय द खलीफा, और उन्होंने मुस्लिम्स का सिंपैथी हासिल किया क्योंकि उनको खलीफा का शासन मिला था। ही आल्सो इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, उन्होंने इक्ता सिस्टम चालू किया। अंडर दिस सिस्टम लैंड वॉज असाइंड टू नोबल्स एंड अदर इन लिeu ऑफ सैलरी। ही आल्सो इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड टक्का एंड कॉपर कॉइन्स कॉल्ड जिताल। दीज कॉइन्स वर यूज थ्रू आउट द सुल्तनत पीरियड। तो इक्ता सिस्टम उन्होंने लागू किया था। इक्ता सिस्टम में क्या होता है कि नोबल्स को इस सिस्टम में उनको ज़मीन दे दी जाती है, और उनके अंडर में जितने भी काम करते हैं वो नोबल्स उससे जो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं उससे उन सैलरी को हैंडल करते हैं। और सिल्वर कॉइन्स को टका नाम दिया गया, कॉपर कॉइन को जितल नाम दिया गया, और ये पूरे सल्तनत पीरियड में उनके शासन में चले थे। इस मैप में सल्तनत पीरियड बता रखा है 1236 का, और इल्तुतमिश यानी सल्तनत पीरियड जहाँ पर शासन किया गया है ये ऑरेंज कलर से वो बता रखा है। ही इज़ जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जिसे दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कहलाता है ये। इट वॉज ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू चूज दिल्ली एज द सेंटर ऑफ हिज पावर, ये पहला रूलर था जिसने दिल्ली को सेंट्रल पावर माना था और यहाँ पर उसने कैपिटल बनाया था। ही शिफ्टेड हिज सीट फ्रॉम लाहौर, उसने लाहौर से दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। जो रिमेनिंग मुस्लिम रूलर्स में सभी ने इसको अपना कैपिटल माना। डिड यू नो दैट इल्तुतमिश टॉम वॉज कम्प्लीटेड इन 1235, क्या आप जानते हैं कि 1235 में इल्तुतमिश ने अपने टॉम को बना दिया था, यानी अपने मकबरे को बना दिया था, और ये उसकी मौत से 1 साल पहले था जब उसकी मौत हुई थी 1236 में। इट इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क्स इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का काफ़ी सिंबल मिलता है। इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार,
इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। इट इज़ द मोस्ट रिमार्केबल पीस ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हिज रीजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट उसका रीजन का एक बिल्डिंग है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रजिया सुल्ताना 1236 टू 1240, यानी इल्तुतमिश की मौत के बाद में ये इनको राजा बनाया गया था। Iltutmish had nominated his daughter Razia as his successor because he did not think any of his son worthy of his throne. इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को राजा बनाया था और वो नहीं समझता था कि उसके बेटे कोई भी हैं वो राजा बन सकते हैं। बट हीज नोबल डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रूल्ड बाय अ वुमन। लेकिन उसके नोबल्स यानी मंत्रियों को ये अच्छा नहीं लगा कि किसी लेडीज के अंडर में शासन चलाया जाए। इवन मिनहाज आय सिराज an eminent chronicle of age while admitted that she was more able। तो मिनहाज सिराज के अंदर क्रॉनिकल एज में जो लिखी गई थी उसमें भी ये माना गया कि जो रजिया सुल्ताना थी वो बहुत अच्छी राजा थी। And qualified than his brother, felt that a queen ruler went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men। तो ये एक खिलाफ था, क्योंकि उस समय भी जो समाज था ये समझता था कि भगवान ने आदमी के अंडर में ही बताया हुआ है, लेकिन ये उसका अलग ही था कि एक लेडीज शासन कर रही है और सभी मेंस उसके अंडर में काम कर रहे हैं। She ever ruled for a short period of AD 1286 to 1240. After Razia Sultana, a number of less important rulers came to power। रजिया सुल्ताना के बाद में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। नेक्स्ट राजा है हमारे बलबन 1266 to 1286, फ्रॉम ग्रेजियन टाउन टू एम्पायर। With the accession of Ghiyasuddin Balban actually begin the work of empire building। जैसे ghiyasuddin बलबन ने राजा बने, उन्होंने अपने राज्य को फैलाने का काम चालू कर दिया। बिफोर हिम द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत हार्डली वेंट बियॉन्ड 45 टाउन्स ऑक्यूपाइड गैरिजन्स। और इससे पहले दिल्ली सल्तनत बहुत मुश्किल से 45 टाउन जिन्होंने गैरिजन्स ने जीता था उससे आगे बढ़ पाया था। वेरी लिटिल वॉज डन टू कंट्रोल द हिंटरलैंड सराउंडिंग दीज गैरिजन टाउन्स। बहुत ही कम गैरिजन टाउन्स के हिंटरलैंड को उन्होंने कवर कर पाए थे। इट वॉज अंडर बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक that steps were taken to control the hinterland। यही बलबन थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के साथ में स्टेप बढ़ाया था हिंटरलैंड को कंट्रोल करने का। एज अ फर्स्ट स्टेप था द फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड। फॉरेस्ट को हटाया गया गंगा जमुना दोआब में। न्यू फॉरेस्ट्रेस वर एस्टैब्लिश। नए फॉरेस्ट्रेस बनाए गए, मिलिट्री कैंपेन चलाए गए और इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई। गियासुद्दीन बलबन हु अर्लियर वर्कड एज अ प्राइम मिनिस्टर। गियासुद्दीन बलबन पहले प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता था जब उन्होंने 1266 में इस राजगद्दी को पाया था, और ये नसीरुद्दीन की डेथ के बाद में। और हिज रीजन उन्होंने 20 साल तक शासन किया था 66 टू 86, 1266 टू 1286 में। और इनके दौरान उन्होंने तुर्किश चीफ जो 40 कहलाते थे ये बहुत बड़े दुश्मन थे इनके। तो लोकल चीफ स्पेशली द राजपूत हैड नॉट बीन टोटली सबड्यूडेड। और कुछ लोकल चीफ राजपूत भी इनके अच्छे दोस्त नहीं बन पाए थे, ये भी काफ़ी अलग अलग रहते थे। हाउएवर द मंगोल्स वर नॉकिंग एट द डोर। और उस समय मंगोल्स लगातार इनकी तरफ बढ़ रहे थे लड़ाई करने के लिए। ही ब्लडी क्रॉस द पावर ऑफ द 40 विद हैवी हैंडेड। इन्होंने 40s को कंट्रोल किया और काफ़ी बुरी तरह से उनको हराया। ही पनिश द रिबलियंस पीपल मर्सिलेसली। इन्होंने रिबलियंस को बहुत बुरी तरह से दबाया और उनको काफ़ी क्रूरता से उनका अंत किया। बलबन एडॉप्टेड अ वेरी स्टर्न पॉलिसी विच इज जनरली नोन एज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बलबन ने एक पॉलिसी अपनाई जिसको हम ब्लड एंड आयरन कहते हैं, यानी खून खराबा करना और तलवार से सबको डरा के रखना। बलबन then paid his attention towards the consolidation of the territory under him। उसने अपनी टेरिटरी की तरफ ध्यान दिया। He suppressed the revolt of खोखार राजपूत रूलर्स एंड डिफरेंट रूलर्स ऑफ दोआब। उसने राजपूत रूलर्स खोखार्स में और दूसरे दोआब के रूलर्स को भी हराया। He punished the rebellious governor of Awadh and Sindh and took difficult steps to prevent the Mongol invasion। उसने गवर्नर ऑफ अवध को हराया, सिंध में हराया और उसने मंगोल्स के इन्वेशन को भी रोका। इन शॉर्ट ही सेव द मुस्लिम एम्पायर फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन। और छोटे रूप में हम कह सकते हैं कि उसने मुस्लिम एम्पायर को बिखरने से बचाया। हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज दैट द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, सो एवरीबडी मस्ट ओबे हिम। उसकी थ्योरी यही थी कि सभी लोग राजा का सम्मान करें क्योंकि भगवान ने उसे राजा बनाया है, उसके ऑर्डर्स को माने
Those who came to see him, be it the nobles of or the common people, had to do सजदा इन हिज प्रेजेंस। जो भी उससे मिलने आए, चाहे कॉमन पीपल हो चाहे नोबल्स हो, उनको उनके सामने सजदा करना पड़ेगा यानी झुकना पड़ेगा। दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व नीलिंग एंड टचिंग द ग्राउंड विद द फोरहेड इन द सैल्यूएशंस टू द सुल्तान। तो ये बता रखा कि नी पे झुकना यानी घुटनों पे झुकना और जमीन को टच करके सुल्तान के लिए जय करना। दे वर आल्सो रिक्वायर्ड टू किस द फीट ऑफ द किंग। इसके अलावा उसे सुल्तान के कदमों को चूमना होगा। बोथ प्रैक्टिसेस अराउज ग्रेट रिसेंटमेंट among certain section of the people who felt that these practice were against Islamic precept। और बहुत सारे लोगों ने भी ये प्रैक्टिस को गलत माना था क्योंकि वो कहते थे कि इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। दे बिलीव दैट ऑल मैन वर इक्वल एंड सिजदा वाज रिजर्व्ड ओनली फॉर गॉड। उनका ये मानना था कि सभी लोग बराबर हैं और ये जो सजदा का सिस्टम है ये सिर्फ गॉड के लिए है। पलबन डाइन इन एडी 1286। ऑल हिज सक्सेसर वर वीक एंड इनसफिशिएंट। उसके बाद में जो भी राजा बने वो सब वीक थे और वो सक्षम नहीं थे। नेक्स्ट हमारे जो सुल्तान है उनका नाम है खिलजी, खिलजी डायनेसिटी, और जलालुद्दीन खिलजी ने इसको स्टैब्लिश किया था। 1290 से 1296 तक इन्होंने शासन किया था। और जब ये राजा बने थे तब 70 ईयर्स के थे। और 1296 अलाउद्दीन खिलजी हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ हैड हिम मर्डर्ड एंड कैप्चर्ड द थ्रोन। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के इनके नेफ्यू ने और उनके सन इन लॉ ने इनको मर्डर करके अपनी राजगद्दी छीन ली थी। अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316। अलाउद्दीन वॉज अ एम्बिशियस यंग मैन। अलाउद्दीन एक काफ़ी महत्वाकांक्षी यानी इच्छा रखने वाला आदमी था। ही बिलीव दैट डिफेंस, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन कुड ऑल गो टुगेदर। उनका मानना था कि डिफेंस, कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन एक साथ चलने चाहिए। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू कन्वर द वर्ल्ड एंड ऑफन रिफर टू हिमसेल्फ एज अ सेकेंड अलेक्जेंडर और सिकंदर सानी। इन्होंने अपने आप को मतलब दूसरा सिकंदर मान लिया था, अलेक्जेंडर मान लिया था, और ये पूरे संसार को कंट्रोल करना चाहते थे। ड्यूरिंग द अलाउद्दीन रीजन द मंगोल्स इन्वेड इंडिया 5 टाइम्स। इनके शासन के टाइम में मंगोल्स ने 5 बार यहाँ पर अटैक किया था। बट एवरी टाइम अलाउद्दीन जनरल रिपल्स देयर अटैक विद हैवी। और इनके जो सेना थे उन्होंने मंगोल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन लगातार अटैक होने के कारण से इनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और इन्होंने उनको इसके लिए कुछ अरेंजमेंट किए, जो कि वो हमेशा मंगोल्स को चेक करते थे कि कब आ रहे हैं ये लोग। Conquest of North AD 1297 to 1305। In pursuit of his policy of expansion and conquest, he conquered Gujarat, Ranthambore, Chittor, Malwa, Rajakarna. The Rajput ruler of Gujarat was defeated। तो ये कनकोर यानी अपने शासन को फैलाने के लिए उन्होंने मालवा, चित्तौड़, रणथंबोर इन सब पे अटैक किया था। राजा करना को भी हराया था जो कि राजपूत रूलर थे गुजरात में। His attack on Chittor has been described widely in Padmavat written by Malik Muhammad Jaisi। When Alauddin Khilji attacked Chittor, Rana Ratan Singh was captured by treachery। ये सारी पिक्चर आपने देखी होगी अभी, जैसे पद्मावत पिक्चर बनी थी उसमें पूरी स्टोरीज थी, तो ये स्टोरी उसके ऊपर ही थी पूरी। तो आपने इसमें देखा था किस तरह से पद्मावत के लिए जो राजा हैं उन्होंने अटैक किया था इन पर, और फिर पद्मावत ने क्या किया था, जौहर किया था। कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन, जिसमें मलिक काफूर का नाम काफ़ी आया है। इन्होंने डेक्कन में काफ़ी जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन था फैलाया था, जैसे इसमें बता रखा है देवगिरी, वरंगल, द्वारसा, मुंड्रा और मदुरई, इन सब पे इन्होंने अटैक करके ये खिलजी डायनेसिटी के अंदर इसको लेके आ गए थे। तो ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है एडी के हिसाब से। अलाउद्दीन वॉज अ फार साइंड स्टेटमेंट। डेक्कन प्लसी के बारे में बता रखा है। ये डेक्कन प्लसी में बताया कि डेक्कन को क्यों जीतना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर काफ़ी मतलब धर्म के हिसाब से भी ये कंट्रोल करना चाहते थे, पॉलिटिकल के हिसाब से भी कंट्रोल करना चाहते थे। तो इन्होंने इधर जो पॉलिसी अपनाई थी उसे हम डेक्कन पॉलिसी कहते हैं। और इससे आगे बढ़ते बढ़ते ये साउथ पे भी कब्जा करना चाहते थे, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था दिल्ली से साउथ को कंट्रोल करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर कुछ स्टेप्स बता रखे हैं, जैसे द लैंड एंड property which was given to the nobles as iktas gifted religious endowment was taken back by the government। तो जो ज़मीनें और प्रॉपर्टीज़ दी जाती थी इक्ता सिस्टम में जो इनके लीडर्स थे, और जो भी एंडोमेंट और जो भी थे वो सारी चीज़ें गिफ्ट्स वो उन्होंने उनसे छीन लिए थे।
मैरिज पार्टीज एंड सोशल गैदरिंग ऑफ नोबल्स वर रेस्ट्रिक्टेड। पार्टीज को मना कर दिया था। इन शॉर्ट, ड्रिंकिंग वाइन इज पब्लिक वॉज प्रोहिबिटेड। पब्लिकली दारू पीना मना कर दिया था। एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम वॉज ऑर्गेनाइज। एक जासूसी सिस्टम चालू कर दिया था सब जगह। एक्सेस ऑफ मनी फ्रॉम द नोबल्स वॉज एक्सट्रैक्टेड बाय हैवी टैक्सेस। पैसा नोबल्स से टैक्स के रूप में लिया जाता था। द प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स वर फिक्स। सभी प्राइस फिक्स थे आर्टिकल्स के। ही कैप्ट द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स एवरी लॉ। उसने जरूरी चीज़ों को काफ़ी पैसा डाउन कर रखा था। मार्केट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कीप चेक ऑन दिस प्राइस। और मार्केट ऑफिसर बनाए रहे थे जो चेक करते थे प्राइजेस और क्वालिटीज़ को। लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल द लैंड वॉज फिक्स्ड। In the Doab, the fertile land between the Ganga and Yamuna rivers, the tax was raised to one half of the total produce. The revenue record were kept up to date. तो लैंड रेवेन्यू को रिफिक्स करते थे ये। जैसे कि दोआब का जो फर्टाइल लैंड है गंगा यमुना के बीच का, वहाँ पर 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस लिया जाता था और रेवेन्यू रिकॉर्ड भी कैप्ट किया जाता था, जैसा कि आज किया जाता है। तो ये काफ़ी मॉडर्न राजा थे। अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन AD 1316 एंड सन देर आफ्टर द खिलजी डायनेसिटी फेल। उसके बाद में खिलजी डायनेसिटी खत्म हो गई एंड वॉज सप्लेंडेड बाय द न्यू डायनेसिटी दैट वॉज द तुगलक। उसके बाद में तुगलक आए। इसके बाद में तुगलक डायनेसिटी बनी। ये 1320 से 1440 तक सेंचुरी तक चली। तो पहला स्टडी है हमारा गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक हु अस्यूम द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक का नाम गयासुद्दीन तुगलक पड़ा। और ये तुगलक के वॉज द फाउंडर ऑफ थर्ड डायनेसिटी सल्तनत। ही सप्रेस द थ्रोन फ्रॉम खुसरू खान। खुसरू खान को हरा करके इन्होंने खिलजी डायनेसिटी के जो सबसे आखिरी राजा थे उनसे छीना। और इन्होंने जुडिशरी और पुलिस डिपार्टमेंट को सुधारा। लैंड रेवेन्यू वॉज रिड्यूस कर दिया 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। ही कैरिड आउट मैनी वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। इन्होंने पब्लिक के लिए बहुत सारे काम किए। कैनल्स फॉर डग, नहरें बनाई इन्होंने, गार्डन्स बनाए, किले बनाए, लोगों के लिए प्रोटेक्शन का काम किया इन्होंने। और कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी किए इन्होंने। और इन्होंने नई सिटी बनाई थी जिसको नाम तुगलकाबाद यानी नियर दिल्ली के पास बनाया था इन्होंने। और ये इनका 1325 AD में डेथ हो गया था। उसके बाद में इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक राजा बने। मोहम्मद बिन तुगलक AD 1325-51 इसमें शासन किया था उन्होंने। और मोहम्मद बिन तुगलक को काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान मानते थे और ये काफ़ी अच्छे थे। इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है कि ये मैथमेटिशियन थे, फिलोसफी थी इनके पास में, इनकी सारी नॉलेज थी इनके पास में, पोएट भी थे ये बहुत अच्छे। और लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी अच्छे साबित नहीं हुए। और इसका काफ़ी कुछ हमें रिकॉर्ड मिलता है मार्को पोलो इब्न बतूता के रिकॉर्ड्स के थ्रू। उन्होंने ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगाई थी जो फिर इनके शासन को आगे बढ़ा नहीं पाई और ये काफ़ी उससे नुकसान पहुंचा था इनको। ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे। इन्होंने उलेमा को लगाया था जिसको हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स। कुछ इनकी पॉलिसीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉलिसी है ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल AD 1326-27। इन्होंने दिल्ली को ट्रांसफ़र किया था। AD 1326 द सुल्तान ऑर्डर्ड हिज कैपिटल टू बी ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी इन द डेक्कन। देवगिरी को ट्रांसफ़र किया था। और नेम द न्यू कैपिटल एज दौलताबाद, उसे दौलताबाद नाम दिया गया। मोहम्मद तुगलक आइडिया ऑफ चेंजिंग द कैपिटल वॉज नॉट रॉन्ग for his empire has extended deep into the south. Delhi was in the north. Again Delhi was invaded repeated by the Mongols. लेकिन मंगोल्स पे लगातार अटैक होता रहा तो ये जो पॉलिसी थी ये भी फेल होगी इनकी। टोकन करेंसी में बताया गया है कि इन्होंने जो है प्लान किया था ट्रेजरी को भरने के लिए। और जो ये ने एक्सपेंशन किए थे उससे बहुत सारा खर्चा हो गया था, यानी इनका खजाना खाली हो गया था। तो इन्होंने कॉपर के कॉइन्स इशू किए थे और गोल्ड कॉइन्स लेने के लिए बाजार से। और इसका ये नतीजा पहुंचा कि सब लोगों ने कॉपर कॉइन्स बना के गोल्ड कॉइन्स बाजार से मतलब ले लिया, इकट्ठा करने लग गए और इस वजह से इनका खजाना पूरा खाली हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया है कि बहुत अच्छे इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए थे और उनमें ये खुद भी बैठ करके मरीजों को देखते थे। और काफ़ी सारा कुछ बताया इन्होंने कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, सभी के लिए खुला हुआ था। नेक्स्ट था टैक्सेशन इन द दोआब 1326। दोआब यानी जो रिवर्स का एरिया होता है, वहाँ पर गंगा यमुना के बीच में काफ़ी फर्टाइल ज़मीन थी, उस पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि सूखा पड़ गया और सभी किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती टैक्सेस लेना चालू किया। इस वजह से ये इनका जो विश्वास था लोगों में वो खो गया और ये
ये जो पॉलिसी थी ये भी इनकी फेल हो गई। सुल्तान ने बहुत सारा पैसा मंगोल्स वॉरियर्स को दिया था उनसे बचने के लिए, लेकिन ये भी फेल हो गया, उनका पैसा सारा खर्च होता गया। और ये जो उन्होंने चाइना और पर्शिया पे कब्जा करना चाहते थे ये भी इनका फेल हो गया। फिरोज शाह तुगलक बने थे राजा, उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने रेस्ट हाउस बनाए और फिरोज शाह कोटला नाम से इन्होंने किला भी बनाया। इसके अलावा इन्होंने उलेमाज लगाए, जजिया लगाए, ब्राह्मण्स पे एकता सिस्टम किया। तो ये और उन्होंने कई बहुत सारे सिटीज़ भी बनाए, हिसार, फिरोजपुर। और ये तुगलक एम्पायर डाउन हो गया था क्योंकि तैमूर ने इस पे अटैक किया था। 1414 में जो फिरोज शाह थे, इनके बाद में जो राजा बने थे अमीर तैमूर, ये सारे जो भी थे ये सब वीक थे। और अमीर तैमूर जब आए थे इन्होंने इन पे बहुत बुरी तरह से अटैक किया और इन्होंने हर जगह अपना शासन फैलाया। खीजर खान को इन्होंने अपॉइंट किया था तैमूर ने लाहौर में, और उनको छोड़ के गए थे ताकि वो उनका शासन संभाल सके। After death of Muhammad Tughlaq, Khizr Khan, the governor of Multan and Taimur deputy in India, marched upon Delhi. मोहम्मद तुगलक की मौत के बाद में खिजर खान आए और वो उन्होंने आगे दिल्ली सल्तनत पे अपना कब्जा किया। नेक्स्ट है द लोधी डायनेसिटी 1451 से 1526। बेलो लोधी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। 1451 1488 फाउंडर ऑफ लोधी डायनेसिटी, ये फाउंडर ऑफ लोधी डायनेसिटी थे। ही वॉज जेनरस एंड पियोस रूलर, बहुत अच्छे राजा थे ये। ही बॉट पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री, उन्होंने पीस और ऑर्डर संभाला। और 1488 बलो लोधी डाइड एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी, उनके बाद में सिकंदर लोधी राजा बने। सिकंदर लोधी, इनका असली नाम था निज़ाम शाह, इन्होंने राजा बने थे ये 1488 में दिल्ली के, और ये भी एक बहुत अच्छे राजा थे। 1583 ये फाउंडेड था, उन्होंने सिटी ऑफ आगरा बनाया था, उसको आर्मी हेडक्वार्टर बनाया था इन्होंने। सिकंदर वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर लाइक बलबन, ही मेंटेन डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, ट्रेड वॉज प्रोमिटेड बेटर एंड प्रोटेक्टेड रोड। द बुक तारीख दाऊदी इनके बारे में बताती है। सिकंदर लोधी के बाद में इब्राहिम लोधी राजा बने, और ये काफ़ी शॉर्ट टेम्पर थे, इन्होंने शासन अच्छी तरह से नहीं चला पाए, इन्होंने सभी को अपना दुश्मन बना लिया। और इसके बाद में बाबर आए, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और मुगल डायनेसिटी को आगे स्टैब्लिश किया। नेक्स्ट बता रखा है मंगोल्स के बारे में। मंगोल्स सेंट्रल एशिया के काफ़ी क्रूअल ट्राइब्स थे और इन्होंने बहुत अटैक किया। यहाँ पर जितने भी राजा थे उन राजा से इन्होंने पूरा उनके शासनकाल में उनको सबको लूटा और काफ़ी कुछ बर्बाद किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसमें हमने बताया था कि इनकी पॉलिसी बहुत ख़राब थी। जैसे इन्होंने जजिया का टैक्स लगा दिया था लोगों के ऊपर, जो कि हिंदूज़ के ऊपर टैक्स था जो मुसलमान नहीं थे, और ऐसी बहुत सारी पॉलिसी थी जिसके कारण से लोग इसके खिलाफ हो गए और ये डाउनफॉल होने लग गया। जैसे एकता सिस्टम था, एकता सिस्टम में भी आपने देखा है कि जो आर्मीज के ऊपर डिपेंड करते थे, नोबल्स के ऊपर डिपेंड करते थे राजा, तो नोबल्स अपने आप को उन्होंने धीरे धीरे स्ट्रांग बना लिया, उनके पास पैसा आने लगा और वो अपने आप को राजा बनाने लग गए। इसके अलावा आपने देखा कि बाहर से भी काफ़ी अटैक हुआ, जैसे मंगोल्स ने अटैक किया लगातार, और इस वजह से ये भी कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाए। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, तो इसमें पढ़ते हैं हम। सुल्तान वॉज अ डिस्पॉट, सुल्तान सबसे ऊपर रहता था, नोबल्स के अंडर में काम करते थे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए थे जिसमें ऑफिसर्स उनको अपॉइंट करते थे। वजीर वॉज अ चीफ मिनिस्टर, वजीर चीफ मिनिस्टर कहलाता था। द हेड द दीवाने विजरात, द बक्सी वॉज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी, द काजी वॉज द चीफ जस्टिस, जस्टिस वॉज बेस्ड ऑन द मुस्लिम लॉ। द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने इंसरा look after the state correspondence. The Diwan Izrat looked after the religious affairs and education. Provincial government reflected the same setup as at the center. The head of the provinces were known as Wali and Mufti. The provinces were further divided into Swiks, Parganas. A group of villages collected form Parganas. A Pargana was headed by the Amils. मिलिट्री कंट्रोल का बता रखा है इसमें, यानी मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी इनकी, चाहे बाहर से अटैक हो रहा हो चाहे अंदर मेंटेन करना हो डिसिप्लिन, सबके लिए इनको अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी पे बिलीव करना पड़ता था। थ्रू आउट हम दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ें तो इनका रिलेशन दूसरे राजाओं से अच्छा नहीं था, और ये अपने इस्लामिक शरिया के अकॉर्डिंग ये मानते थे कि हिंदूज पे अटैक करें और उनको मुस्लिम्स में कन्वर्ट करें। तो ये शुरू से आप देख रहे हैं ऐसे ही हो रहा था, और यहाँ तक कि ये दिल्ली पे भी इनका शासन पूरा फिक्स नहीं था। हर बार बार आपने देखा है कि कोई ना कोई इनको मार करके राजा बनता था,
और जो राजा बनता था उसकी एबिलिटी पे ही डिपेंड करता था कि वो राजा कब तक बना रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोर्ट, नोबिलिटी एंड लैंड कंट्रोल। कोर्ट यानी दरबार। दरबार के थ्रू ये पूरे शासन को कंट्रोल करते थे और अपने मिनिस्टर्स को वहाँ बिठाते थे। और आपने देखा अलग अलग दरबार में बहुत सारे लोग आए हैं। नोबिलिटी में ये बता रहे हैं कि जो सारा जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा बने थे वो नोबल्स पे डिपेंड करते थे और उन्होंने उनको काफ़ी सारे अधिकार दे रखे थे। और समय समय पर ये इनको उन्होंने कमांडर बनाया था और इनसे ही शासन करते थे। और कई बार इन्होंने देखा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने हिंदूज को भी ऑफिसर्स बनाए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड कंट्रोल। लैंड कंट्रोल में हमने बताया था कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये लोग। इन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स बनाए हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और इसमें ऑफिसर्स बना करके उनसे टैक्स लेते थे ये लोग। सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको नाम दिया गया दीवाने अमीर खोही। डिफरेंट ऑफिसर्स बनाए गए हैं जैसे मुकदम्स, पटवारीज, इनकी हेल्प से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, इन्होंने टैक्स कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज बनाए थे। इन्होंने खिराज और लैंड रेवेन्यू बनाया था जिसमें ये कहते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन का 1/5 लेते थे अलाउद्दीन खिलजी, और मोहम्मद तुगलक ने इसे हाफ ऑफ द प्रोडक्शन कर दिया था। जजिया टैक्स यानी जो मुस्लिम नहीं थे, जैसे कि हम कह सकते हैं हिंदू ब्राह्मण, उन पर लगाया गया था। इसमें चिल्ड्रंस और वुमेन्स को पेमेंट करना नहीं पड़ता था और ये 10 to 40 टकास था टोटल इनकम का। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, इसमें बताया गया कि जो भी हम एक्सचेंज करते थे ट्रांसपोर्टेशन कॉमर्शियल गुड्स का इंपोर्ट टैक्स, उस पर ये 1/2 से लेकर के 10% लगाते थे। नेक्स्ट है जकत टैक्स। इसमें नेग्लिजिबल टैक्स था जो कि मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, यानी मुस्लिम अगर कोई मुस्लिम रीति रिवाजों को नहीं मानते थे उन पे टैक्स लगाते थे। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूडेड स्टेट शेयर इन बूटी विच वॉज कैलकुलेटेड एट 1/5 ऑफ द प्लंडर प्लस गिफ्ट, ट्रिब्यूट्स एक्सेट्रा सबऑर्डिनेट रूलर्स से, यानी दूसरे जो भी राजा थे उनसे गिफ्ट लेते थे, उनको इनमें मानते थे। So students, I am going to end up this video. I hope you all like this video. वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन क्या करें, चैप्टर भी बड़ा था। सो आप केयरफुली इसको पढ़ना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड बाय।